हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दृष्टि फॉर ऑल एग्जाम में। जैसा कि आपको पता है कि हमारा फुल प्रिपरेशन यूपी पीसीएस और यूपी पीसीएस आर के लिए चल रहा है। उसमें हम 7 क्लास ज्योग्राफी की कर चुके हैं, जो कि पहला सब्जेक्ट हमारा ज्योग्राफी है। इसीलिए हम ज्योग्राफी की क्लासें टॉपिक बाई टॉपिक करते जा रहे हैं। उसमें हमारी 7 क्लास हो चुकी हैं अभी तक, और उसमें आज हमारी क्लास है 8वीं, जिसमें हम आगे अपना प्रोग्राम बढ़ाने वाले हैं। और हमारी जो क्लासें थी वो पिछली वाली, उसमें क्या हुआ कि उसमें पश्चिमी घाट आपको पढ़ा दिया गया। उसमें बाकी चीज़ें और भी होगी, हिमालय के बारे में हो गया, उसमें आपके पश्चिमी घाट के अलावा दक्कन पठार, विंध्याचल पहाड़ियाँ, अरावली पहाड़ियाँ, इन सब के बारे में चर्चा हो चुकी है। आज हम बात करने वाले हैं जो आपके पूर्वी घाट के बारे में बात करेंगे। और हमने बोला था कि हम और आगे बात करेंगे मध्य उच्च भूमि के बारे में, ये बातें होंगी। उसके अलावा मैंने बोला था कि जो आपके दक्षिण भारत के दर्रे हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो आज उसी को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की, और इसमें देखते हैं कि क्या है पूर्वी घाट को लेके बातें और क्या है आपकी मध्य उच्च भूमियाँ। तो ये थोड़ा सा आप अच्छे से ध्यान से देखिए, और आपका इस वीडियो में सारा बस पूर्वी घाट और मध्य उच्च भूमि, दक्षिण भारत का जो जो पोर्शन बचा हुआ है वो सारा क्लियर होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हमने पश्चिमी घाट की अच्छे से बात कर ली थी, अब हम जो बात कर रहे हैं वो पूर्वी घाट की बात कर रहे हैं। तो आपके पूर्वी घाट को लेकर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो पूर्वी घाट को लेकर आपके क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, उस पर हम बात कर रहे हैं। तो पूर्वी घाट को लेकर हम बात कर रहे हैं, तो मैं आपके लिए डायग्राम बना देता हूँ और उसमें बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको जाननी चाहिए। तो ये आपका दक्षिण भारत का मान लेते हैं मैप बन गया, और इसमें आप जान लीजिए कि आपके लिए क्या क्या जानने वाली बात है। तो बेसिकली क्या है कि पूर्वी घाट को लेके हम इस तरीके की संरचना देखते हैं, पूर्वी घाट को लेके इस तरीके की संरचनाएं देखते हैं। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। ये आपका पश्चिमी घाट था जो मैंने कल बात की थी। तो ये आपकी नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, आपको पता ही है। इसके साथ ही इधर भी जो है आपकी कुछ कुछ पहाड़ियाँ हैं। तो ये पूर्वी घाट जो है वो जो है असतत रूप में है, यानी कि डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में है, यानी इसका विभाजन है, ये कई टुकड़ों में टूटा हुआ है। और टूटने का कारण है कि यहाँ पे आने वाली नदियाँ हैं जो इसको कई भागों में विभाजित कर देती है। तो ये आपको जानने वाली बात है कि पूर्वी घाट जो है वो नदियों के द्वारा कई भागों में तोड़ दिया गया है। तो इसलिए वो जो है पूर्वी घाट जो है वो असतत रूप में है, यानी डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में है। तो ये आपके लिए जानने वाली बात है। अब जो ये संरचनाएं हैं वो क्या क्या किस किस नाम से जानी जाती हैं वो आपके लिए जानने वाली बात है। क्योंकि पूर्वी घाट में आपसे क्वेश्चन करता है तो सिर्फ क्वेश्चन करता है कि ये कौन सी वाली चट्टान है, कौन सी वाली श्रेणी है, तो किस, और इस पे कौन सी चोटी है, इस तरीके की बातें चलती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस तरीके से आपसे क्वेश्चन करे जाते हैं। तो ये आपकी कौन सी चोटी होगी सबसे ऊपर, तो ये आपकी कौन सी होगी, तो महेंद्रगिरी। ये इस तरीके से आप बना लीजिए। तो बस इतना ही आपसे क्वेश्चन पूछेगा। महेंद्रगिरी श्रेणी इसमें है, ये पहली सबसे ऊपर, तो ये महेंद्रगिरी श्रेणी है। अब इस पे कौन सी चोटी है, तो महेंद्रगिरी श्रेणी पे आपकी जो है महेंद्रगिरी चोटी आती है, वो सबसे ऊंची चोटी है पूर्वी घाट की, ये आपको याद रखना है। तो कौन सी है, तो महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी चोटी है महेंद्रगिरी श्रेणी पर। अब ये चोटी कितनी ऊंची है वो मैं बात करता हूँ। तो इसकी जो ऊंचाई है वो 1501 मीटर ऊंचाई है। तो महेंद्रगिरी चोटी है महेंद्रगिरी श्रेणी पर। और ये क्या है, तो मैंने बताया कि ये पूर्वी घाट की क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। तो ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे बात करते हैं। तो इसके बाद कौन सी चोटी आती है, अभी इसके बाद जो श्रेणी है वो आपकी है नल्ला मलाई। इसके बाद जो श्रेणी है उसका नाम क्या है, तो इसका नाम है नल्ला मलाई। जो जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको ही लिखा रहा हूँ, ऐसे तो कई सारी भी हैं, उनको ना लिख के आप जितनी ज़रूरी है उतनी ही लिखा रहा हूँ मैं, जो आपके क्वेश्चन में पूछी जाती है। तो नल्ला मलाई रेंज या श्रेणी, तो मैं आर लिखूँगा आगे से, तो आप इसको रेंज लिख सकते हैं। इसके बाद ये वाली जो है मैं बताऊँगा कि कौन सी इसमें नदियाँ भी हैं। तो ये जो आपकी नल्ला मलाई है, एक तरह से यहाँ पे जो नदी है वो कृष्णा है, और ये है आपकी पेन्नार नदी। नदियों के बारे में हम अलग से बात करेंगे, इसीलिए मैं आपके लिए नदियाँ अभी छोड़ रहा हूँ। एक साथ सारी नदियाँ करने वाले हम, पूरे भारत की नदियाँ एक साथ मैप के साथ में करेंगे, बना के अपने हाथ से इस तरीके से। इसके साथ ही कुछ मैप आपको मैं वैसे भी दिखाऊंगा। अभी आप बस जान लीजिए कि पूर्वी घाट में कौन सी श्रेणियाँ हैं, कौन सी चोटी है, वो कौन सी आपको श्रेणी क्रम में लगाना होता है। एक नल्ला मलाई रेंज हो गई। उसके बाद आपकी जो है उसके साउथ में जो पड़ेगी वो वैली कोंडा रेंज। तो वैली कोंडा रेंज ये आपकी पड़ती है। उसके बाद जो श्रेणियाँ हैं वो आपकी कौन सी है, पालकोंडा। तो वह पालकोंडा रेंज है। फिर उसके बाद जो आपकी पड़ती है वो आपकी जावेदी, ये आपकी जावेदी रेंज पड़ती है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं। और इसके अलावा ये आपकी सेवराय है, सेवराय। और यहाँ पे मैंने कल आपको बताया था कि यहीं पे आपकी कौन सी हैं, तो पालनी पहाड़ियाँ भी हैं। तो पालनी पहाड़ियाँ भी हैं आपकी यहीं पे, जो तमिलनाडु में है। और यहीं पे मैंने आपको कल बताया था कोडाई कनाल जो हिल स्टेशन है,
या ऊटी भी एक तरह से इसी में पड़ता है। तो कोडाई कनाल हिल स्टेशन भी मैंने आपको बताया था कि कोडाई कनाल हिल स्टेशन, तो कोडाई कनाल हिल स्टेशन आपका, कोडाई कनाल हिल स्टेशन जो है आपका यही है। तो चाहे तो लिख लें, नहीं तो लिखा हुआ है, कल मैंने आपको इसी पिछली क्लास में हमने लिखाया हुआ था। एक यहाँ सेवराय रेंज है, तो आपकी ये होगी। अब ये जैसे कि आपको पता है कि ये जावेदी, सेवराय और ये वाली, ये तीनों कहाँ पे हैं, तो आपकी तमिलनाडु में। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपकी तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में हो गई। इसके अलावा पालकोंडा, बेलीकोंडा, ये सारी आपकी किस में है, और नल्ला मलाई ये आपकी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पड़ती हैं। ये वाली आंध्र प्रदेश में और ये आपकी दोनों में पड़ जाती है। तो आप नल्ला मलाई को क्या है, आंध्र प्रदेश और जो है तेलंगाना आप मान सकते हैं, तो वो दोनों उसमें पड़ती है, उसकी सीमा पे है। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इसमें आपका जो क्रम लगवाने आता है कि बताइए उत्तर से दक्षिण लगाइए या दक्षिण से उत्तर लगाइए, तो उत्तर से दक्षिण आपको पूछ सकता है या दक्षिण से उत्तर पूछ सकता है। तो इस तरीके से श्रेणियों के नाम पूछता है पूर्वी घाट में। और जंक्शन के पास जो है नीलगिरी पहाड़ी आपकी, ये आपको मैंने पिछली क्लास में पढ़ाई दिया है, जिसमें मैंने बताया था कि यहाँ दोदा बेटा जो आपकी है सबसे ऊंची पीक है, चोटी है, उसके बारे में मैंने बताया था। ये अन्नामलाई मैंने बताया था, इस पे आपकी अनाईमुड़ी है जो आपकी केरल में पड़ती है, और दोदा बेटा आपकी किस में पड़ती है, तो तमिलनाडु में मैंने बताया था आपको। तो इस तरीके से आपकी ये जो पूर्वी घाट की जो श्रेणियाँ हैं, जो पूर्वी घाट का स्ट्रक्चर है, वो आपको जानने वाला है। और इसी में जो नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, मैं आपको बता दूँ कि जो नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, जो मैंने बताया था कि नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं, एक और इनके लिए बोला जाता है, तो इसको पहाड़ियों की रानी बोला जाता है। पहाड़ियों की रानी किसको बोलते हैं, तो नीलगिरी पहाड़ी को बोलते हैं पहाड़ियों की रानी। तो ये आपको याद कर लेना है। तो आपको ये लिख लीजिए कि ये इस तरीके से, तो ये पूर्वी घाट से संबंधित जो जो चीज़ें हो सकती हैं आपके श्रेणी क्रम में, इसी से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। बाकी चर्चाएं होती रहेंगी, जब नदियों के साथ पढ़ाएंगे वो भी आपको बताएंगे कि नदियों के साथ साथ कौन से स्ट्रक्चर बनते हैं, उस पर पढ़ाया जाएगा। यहाँ आप समझ लीजिए कि पूर्वी घाट जो है वो कई टुकड़ों में, एक तो असतत रूप से विभाजित है, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में है, पहली बात। दूसरी बात इसमें जानेंगे कि कई श्रेणियों में विभाजित है, कौन सी श्रेणियाँ, जैसे सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है, इतनी ऊंची है। इसके अलावा इसके बारे में मैंने बात की है कि यहाँ पे एक आपका कोडाई कनाल हिल स्टेशन है। सेवराय पे भी एक हिल स्टेशन जो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे एक हिल स्टेशन है, एक सेकेंड, आपको एक हिल स्टेशन यहाँ भी लिख लीजिए कि यहाँ पे यारकॉड हिल स्टेशन भी है एक। तो ये आपके लिए जानने वाली बात हो गई, हिल स्टेशन एक यारकॉड, ये भी लिख लीजिए। तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको जाननी चाहिए वो मैंने आपको यहाँ बता दी है। अब हम बात करेंगे अपनी दर्रे के बारे में, जान लेते हैं, फिर हम जानेंगे कि इसमें जो आपकी मध्य उच्च भूमि है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे और जान लेते हैं पश्चिमी घाट के दर्रे कौन से। तो मैं बता दूँ आपको पश्चिमी घाट के दर्रे। तो पश्चिमी घाट के दर्रे, इसको जान लेते हैं कि इसमें कौन से दर्रे आपके लिए जानने वाले हैं, जो आपके क्वेश्चन में पूछे जाते रहे। तो उसको मैप के जरिए समझ लीजिए कि जिस तरीके से ये आपका मैप हो जाता है। और इसमें क्या है कि यहाँ पे जो मैंने आपको कल बताया था कि पश्चिमी घाट में जो 2 दर्रे हैं, तो वहाँ पे वो सह्याद्री में है। एक सेकेंड, सह्याद्री में आपके 2 दर्रे हैं, एक दर्रा इधर है और एक इधर है। तो मैंने बताया था आपको थाल घाट, एक भोर घाट। तो इसमें थाल घाट और भोर घाट। अब ये मान लीजिए कि ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि अभी जो RO का पेपर हुआ उसमें भी सीक्वेंस में लगाने के लिए आया कि इसमें सीक्वेंस में दर्रे लगाइए पश्चिमी घाट के। यही मैंने आपको बताया था कि ये नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं और यहाँ पे एक पहाड़ी है और ये आपकी कार्डमम या इलायची पहाड़ियाँ हैं। अब इन दोनों के बीच में भी एक दर्रा है यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच में एक दर्रा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इस दर्रे का क्या नाम होगा, तो इसका नाम है आपका, एक सेकेंड, पाल घाट। इसका दर्रा नाम, इस दर्रे का नाम है पाल घाट। और वहीं पे एक और दर्रा है यहाँ, तो इनमें एक दर्रा है, इसको हम सेनकोट्टा बोलते हैं। तो ये इस तरीके से जो है आपके 4 दर्रे आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं जो आपको जानने चाहिए। तो सेनकोट्टा, अब ये भी दर्रा, ठीक है, तो दर्रा आप लिख लेना, पास से इंग्लिश में बोलते हैं और दर्रा हिंदी में बोलते हैं। तो ये हो गए आपके लिए, तो थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सेनकोटा। अब ये आपके लिए और इसमें जानने वाली बात क्या है, इन दर्रों को लेके ये किस किस को जोड़ते हैं। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन कई बार कर लेता है कि मान लेते हैं कि थाल घाट किस किस शहर को जोड़ता है। तो थाल घाट के बारे में बात कर ले तो मान, एक आपका यहाँ पे क्या है, मुंबई है, आपका क्या है, मुंबई है, ये आपका मुंबई है। और ये किसके साथ जोड़ता है, तो थाल घाट जो है आपका यहाँ पे नागपुर के साथ ये जोड़ता है। तो यहाँ पे नागपुर और यहाँ पे मुंबई, इन दोनों को जोड़ने वाला जो है, सॉरी नागपुर नहीं, नासिक, सॉरी माफ़ करना, नासिक। तो आपका जो थाल घाट है वो किस किस को जोड़ेगा, तो ये एक आपके मुंबई और प्लस नासिक को जोड़ता है।
नासिक को जोड़ता है। दूसरी बात, अब भोरघाट की बात कर लेते हैं, ये किसको जोड़ता है, तो इसकी बात कर लेते हैं। तो ये भी आपके मुंबई और ये इधर आपका जो नीचे हो जाता है यहाँ पे वो पुणे हो जाता है, तो पुणे को और मुंबई को जोड़ता है। तो मुंबई और प्लस पुणे को ये जोड़ता है दर्रा, तो पुणे को जोड़ता है कौन सा दर्रा आपका, तो वो भोरघाट दर्रा जोड़ता है। अब हम पालघाट की बात कर लेते हैं, ये किसको जोड़ता है, तो पालघाट की अगर बात करें तो आपका कौन सा जुड़ेगा, तो यहाँ पे है आपका कोच्चि, यहाँ पे आपका कोच्चि है और इधर आपका कोयम्बटूर है। और इसके अलावा तो ये पालघाट आपका किस किस को जोड़ रहा है, कि आपका कोच्चि को जोड़ रहा है प्लस कोयम्बटूर को जोड़ रहा है। तो कोयम्बटूर और कोच्चि को जोड़ता है आपका पालघाट। अब सेनकोट्टा की बात कर लेते हैं, तो ये किस किस को जोड़ता है, तो ये आपका यहाँ पे है, आपका यहाँ पे है तिरुवनंतपुरम, यानी तिरुवनंतपुरम बोलते हैं जिसको, और यहाँ पे आपका जो है तमिलनाडु में वो आपका कौन सा है, तो वो आपका मदुरई है। तो एम लिखते हैं इसको। अब ये दोनों को जोड़ता है सेनकोट्टा, तो किस किस को जोड़ता है, तो आपका एक तो जोड़ता है इसको टी मतलब तिरुवनंतपुरम को, तिरुवनंतपुरम प्लस मदुरई, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मदुरई, तो आप जैसे लिखना चाहें, तो मदुरई को जोड़ता है। तो इस तरीके से आपने चारों दर्रे जान लिए हैं जो आपसे क्वेश्चन में पूछे जाते रहे हैं। ये मैंने आपको बताया था, ये सह्याद्री श्रेणी है या अन्नामलाई है, और ये कार्डमम या इलायची पहाड़ी है। तो आपके ये दर्रे जो हो गए। तो अब बात करते हैं आगे हम मध्य उच्च भूमियों के बारे में, जो हमारी आगे की चर्चा है आज की वीडियो में। और आज हम जानने वाले हैं कि हम जो भारत का जो मध्य वाला भाग है उसमें कैसे कैसे चीज़ें हमको पढ़नी है, जो मैंने उस दिन बताया था आपको। अब हमारा टॉपिक अगला जो बन रहा है वो हमारी मध्यवर्ती उच्च भूमि के बारे में है। अब मध्यवर्ती उच्च भूमि के बारे में हम जानने वाले हैं। तो पहली बात मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में जो बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि हमारी जो भारत की जो मध्य भूमि है, इस तरीके से हम बात कर रहे हैं प्रायद्वीप भारत को लेके। और यहाँ मैंने आपको बताया था कि मालवा का पठार है, यहाँ पे मैंने बताया था बुंदेलखंड का पठार है, और यहाँ मैंने बताया था कि बघेलखंड का पठार है, और ये आपका इधर छोटा नागपुर का पठार है। इस तरीके से मैंने बताया था, और इधर आपका दंडकारण्य पठार है। तो इस तरीके ये आपके मध्य उच्च भूमि में आते हैं, इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। ये आपका कौन सा हो गया, मालवा पठार। ये मैंने बताया बुंदेलखंड का पठार हो गया आपका, ये हो गया बुंदेलखंड। इसके बाद ये हो गया आपका बघेलखंड का पठार, और ये आपका ये छोटा नागपुर का पठार। ये आपका कौन सा है, छोटा नागपुर का पठार। और ये आपका कौन सा है, दंडकारण्य का पठार। इन सब के बारे में आज हम जानने वाले हैं। इनके बारे में क्या क्या चीज़ जानेंगे उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहला हमारा है मालवा का पठार। इसके बारे में क्या आपको जानने वाली बातें हैं उसके बारे में चर्चा हम करते हैं। तो पहली बात तो मैंने उस दिन आपको बताया था कि पहला आपका जो है मालवा पठार, उसके बारे में बात किया जाए तो मैंने आपको बताया था कि सतलज और उसके बीच में है जो घग्गर नदी है। अब इसको मालवा पठार को मैं इसके बारे में बात करूं कि एक तो राजस्थान में इसको क्या बोलते हैं, अगर इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है, इसको हड़ौती का पठार भी बोलते हैं। हड़ौती, इसको राजस्थान में हड़ौती का पठार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हड़ौती का पठार बोलते हैं राजस्थान में। ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही इसमें क्या है, मालवा पठार के बारे में कुछ चीज़ जानने वाली है कि पहली बात तो ये कि एमपी और राजस्थान में फैला हुआ है। पहली यानी इसका क्षेत्र जो है वो एमपी राजस्थान का एरिया है। दूसरा, ये लावा से बना है, तो जो दक्कन का पठार है उसी का एक भाग है, तो ये लावा चट्टानों से बना हुआ है। तो ये दूसरी बात आपके लिए जानने वाली बात होगी। और इसमें जो मैंने आपको बताया था उस दिन कि क्रिटेशियस काल की जो चट्टानें हैं, यानी क्रिटेशियस का मतलब जो ज्वालामुखी उद्गार से बनी है, क्रिटेशियस काल की चट्टानें हैं इसमें। तो क्रिटेशियस काल की चट्टानों से ये निर्मित है। तो ये आपके लिए जानने वाली बात है कि किस समय का है या किस कालीन का है, तो क्रिटेशियस कालीन का है, लावा चट्टानों से बना हुआ है, और ये मध्य प्रदेश और राजस्थान के क्षेत्र में है। इस एरिया से कौन सी नदियाँ बहती हैं उसके बारे में जान लीजिए आप। तो नदियों की बात कर लेते हैं। कौन सी नदियाँ हैं, नदियाँ कौन सी आपकी, तो पहली है इसमें जैसे चंबल नदी है, दूसरी आपकी क्षिप्रा नदी है, तीसरी है आपकी कौन सी है, जैसे कि पार्वती। अब हम इस नदियों को अच्छे से समझेंगे विद मैप के साथ। अभी आप ये समझिए कि जहाँ यहाँ से बस नदियाँ कौन सी बहती हैं उस पर अभी हम चर्चा कर रहे हैं। तो पहले मालवा पठार समझ रहे हैं, नदियों को हम अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पे 4 नदियाँ जो हैं इस एरिया से यानी इस पठार से बहती हैं। पहली चंबल, क्षिप्रा, पार्वती और काली सिंध।
अब आपको पूछ सकता है कि यहाँ पे जो नगर हैं, बड़े बड़े नगर कौन से हैं, या इन नदियों के पास कौन से नगर जो हैं आपके लिए फेमस जानने वाले हैं। तो यहाँ पे पहली बात तो नगर जान लेते हैं कि एक तो है आपका यहाँ पे सांची। सांची का स्तूप जो आपको पता ही है कि सांची स्तूपों की नगरी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सांची को स्तूपों की नगरी बोलते हैं। और ये करंट में भी था जो अभी शामिल किया गया है, ठीक है। तो स्तूपों की नगरी, इसको स्तूपों की नगरी बोलते हैं। फिर दूसरा आपका जो है इसमें शहर, नगर है या शहर है, तो वो आपका उज्जैन हो जाता है। और उज्जैन जो है वो किस नदी के पास है? तो आप कौन सा क्वेश्चन लगाएंगे इसमें? उसमें आप क्षिप्रा नदी लगाएंगे। तो क्षिप्रा की नदी के तट पर ये है उज्जैन आपका बसा हुआ है। और इसको भी हम उज्जैन को किस नाम से जानते हैं? आप सभी जानते हैं कि इसको महाकाल नगरी के नाम से जानते हैं। इसको महाकाल नगरी बोलते हैं। उज्जैन को क्या बोलते हैं? महाकाल नगरी बोलते हैं। तो ये आपके लिए जानने वाली बात हो गई। और दूसरी बात, एक और इसमें शहर है यहाँ पे मालवा पठार में, इंदौर। तो इंदौर भी आपका जो है, इंदौर जो है आपका वो भी मालवा पठार के ही उस पर स्थित है, क्षेत्र में स्थित है। तो इसको क्या बोलते हैं? इंदौर को अभी सभी जानते हैं आप। इंदौर को आप सभी जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? तो इसको मिनी मुंबई के नाम से जानते हैं। मिनी मुंबई कौन सा अगर कोई शहर है तो वो आपका कौन सा है? तो ये आपका इंदौर बोला जाता है। वहीं पे एक और आपका शहर जो फेमस है, जो मध्य प्रदेश की राजधानी, तो भोपाल भी है। और इसको क्या बोलते हैं भोपाल को? तो इसको झीलों की नगरी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? तो झीलों की नगरी बोलते हैं। झीलों की नगरी किसको बोलते हैं? तो भोपाल को बोला जाता है। तो ये आपके लिए जानने वाली बात है कि मालवा पठार के क्षेत्र में ये आपके जो है महत्वपूर्ण नगर जो हैं वो जो हैं स्थित हैं, सांची, उज्जैन, इंदौर, आपका भोपाल। और इनको किस किस नाम से जानते हैं वो मैंने आपको बता दिया। आगे हम दूसरे पठार पे बात करते हैं, जो हमारा बुंदेलखंड का पठार है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो बात करते हैं कि बुंदेलखंड के पठार के बारे में आपके लिए क्या जानने वाली बात है। तो अब है आपके लिए बुंदेलखंड का पठार। तो बुंदेलखंड के पठार के बारे में क्या जानने वाली बातें हैं आपके लिए, क्या जानने वाली बात है, तो उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। पहली बात ये जान लीजिए कि ये एमपी और यूपी में फैला हुआ है। आपका बुंदेलखंड का पठार जो है वो यहाँ फैला हुआ है। दूसरी बात इसमें जानने वाली बात क्या है? तो इसमें एक तो ये प्राचीन आर्कियन चट्टानों से बना है। तो प्राचीन आपकी किससे बना है? प्राचीन आर्कियन कालीन ग्रेनाइट, आर्कियन कालीन ग्रेनाइट व नीज, आर्कियन कालीन ग्रेनाइट व नीज चट्टानों, इसमें जो है चट्टानें पाई जाती हैं। यानी इसमें आपको कैसी चट्टानें मिलेंगी? आर्कियन यानी आग्नेय टाइप की चट्टानें मिलेंगी, ग्रेनाइट और नीज टाइप की जो है आपको चट्टानें यहाँ देखने को मिलेंगी। तो इसके बारे में ये बात जानने वाली होगी। अब क्या है कि यहाँ पे इस टाइप की चट्टानें हैं, ग्रेनाइट और नीज की। अब क्या हुआ कि यहाँ पे अपक्षय व अपरदन हुआ इन चट्टानों का। और इससे जो मिट्टी बनी वो किस टाइप की बनेगी? आप अपना दिमाग लगाइए। इसमें जो मिट्टी बनेगी वो किस टाइप की बनेगी? तो वो आपकी लाल और पीली मिट्टी बनेगी। आपको पता ही है कि इस ग्रेनाइट से किस टाइप की मिट्टी बनती है। तो लाल और पीली मिट्टी जो है आपकी इसमें बनेगी। तो इस तरीके से इसमें इस तरीके की मिट्टी का विकास होता है, ये आपको जानने वाली बात है। तो अपक्षय और अपरदन, मैंने आपको अपक्षय अपरदन के बारे में चीज़ें बताई हुई हैं। तो अपक्षय अपरदन से क्या होता है? यहाँ पे ये होता है। इसके अलावा बुंदेलखंड के पठार के बारे में आपने सुना होगा कि यहाँ पे बड़े बड़े मात्रा में, यानी कि बड़े क्षेत्रों में बीहड़ पाए जाते हैं। बड़े क्षेत्रों में आपको क्या देखने को मिलेंगे? बीहड़। और बीहड़ क्या है? जैसे बबूल के, जैसे जो है आपके कीकड़े के जो पेड़ होते हैं, जो कांटे वाले पेड़ होते हैं, तो हाँ यहाँ पर आपको बीहड़ देखने को मिलेगा। इसलिए आपने चंबल और आगरा, ये मथुरा, इसके एरिया में आपने देखा होगा कि जो नदियाँ हैं जो इस मिट्टी को काट देती हैं और वहाँ पे बीहड़ क्षेत्र होता है, यानी कि जो है आपकी बंजर भूमि देखी जाती है। बीहड़, उसमें जो है बबूल के पेड़ और कांटे वाले जो भी पेड़ होते हैं वो देखे जाते हैं, और उसी में वो अनुपजाऊ क्षेत्र बन जाता है। तो यहाँ पे बड़े क्षेत्रों में क्या देखने को मिलता है आपको? बीहड़ क्षेत्र जो है आपको देखने को मिलते हैं। तो बीहड़ क्षेत्र यहाँ पे देखने को आपको मिलेंगे। इसके साथ ही यहाँ पे जानते हैं कि कौन सी आपकी नदियाँ हैं जो बुंदेलखंड से बहती हैं। तो नदियों के बारे में जान लीजिए। यहाँ से कौन सी नदियाँ आपके लिए जानने वाली बात है। तो एक पहली नदी इसमें है कि केन नदी बहती है और बेतवा नदी आपकी बहती है। तो दो नदियाँ आपको इंपॉर्टेंट है जो आपके जानने वाली हैं। और भी नदियाँ हैं छोटी छोटी, लेकिन केन और बेतवा जो है आपकी यहाँ से बहती हैं। इसके साथ ही यहाँ पे कौन से नगर या कौन से शहर हैं जो फेमस हैं, जो बसे हुए हैं इस क्षेत्र में, तो वो आपको जानने वाली बात है। एक तो ये इसमें है खजुराहो, जो ओरछा के पास है मध्य प्रदेश में। तो एक तो खजुराहो, दूसरा ओरछा ही है, दूसरा ओरछा शहर मतलब जो नगर है इसका मध्य प्रदेश का, वो भी है। इसके अलावा झांसी जो उत्तर प्रदेश का है, वो यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट नगर आपके बसे हुए हैं।
तो झांसी आपको पता ही है कि क्यों फेमस है, वीरांगना लक्ष्मीबाई के लिए। इसके अलावा अब हम आगे जान रहे हैं कि आगे तीसरा जो आपका पठार है वो आपका बघेलखंड का पठार है, बघेलखंड का पठार। तो इसके बारे में हम जान रहे हैं। मैंने आपको मैप के जरिए बता ही दिया है कि तीनों की लोकेशन, सबकी लोकेशन कैसे कैसे। अब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं कि बघेलखंड का पठार। अब कभी भी अगर पश्चिम से पूर्व लगाता है तो आप इस तरीके से इनको लगा सकते हैं। तो अब हम बघेलखंड के बारे में बात कर रहे हैं कि पहली बात तो आपको इसमें जानने वाली जो बात है वो ये है कि ये किन किन एरिया में फैला हुआ है। तो पहली बात, ये यूपी में प्लस एमपी में और प्लस छत्तीसगढ़ में इसका जो है फैलाव देखा जाता है, बघेलखंड का आपका फैलाव देखा जाता है। दूसरी बात इसमें क्या है कि ये गोंडवाना चट्टानें इसमें मिलती हैं। तो इसमें जो चट्टानें आपको प्राप्त होंगी वो किस टाइप की होंगी, गोंडवाना चट्टानें। और गोंडवाना चट्टानें मैंने आपको बताया था कि इसमें ही, इसीलिए ये गोंडवाना चट्टानों में क्या मिलेगा आपको, तो कोयले की प्राप्ति सबसे ज़्यादा होती है, तो वो मैंने आपको बताया था। इसके साथ ही बघेलखंड क्यों और जाना जाता है, तो एक तो इसमें जो बघेलखंड का पठार है वो एक इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि एक तो सोन नदी जो आपकी है और महानदी है, सोन नदी व महानदी की जो आपकी अपवाह तंत्र है का अपवाह तंत्र जो है, अपवाह तंत्र यानी जहाँ से ये दोनों नदियाँ बहती हैं इसको विभाजित कर देता है। यानी मैं आपको अगर ऐसे बताऊं कि ये मान लीजिए आपका बघेलखंड का पठार है, तो सोन नदी ऐसे बह रही है और महानदी ऐसे बह रही है, तो इसको दोनों के अपवाह तंत्र को ये क्या करता है, पृथक कर देता है, तंत्र को पृथक करता है। तो ये बघेलखंड के पठार की जो है इंपॉर्टेंट ये फीचर हो जाता है। तो इसलिए अब इसमें क्या है कि ये गोंडवाना चट्टान है, इसमें कोयला की प्राप्ति होगी और बाकी ऐसे भी इसमें खनिज भी मिलेंगे। और दूसरा यूपी और एमपी के एरिया में, ये छत्तीसगढ़ के एरिया में ये फैला हुआ है। इसके बाद हम जानते हैं जो आपका अगला है वो दंडकारण्य पठार है। दंडकारण्य पठार के बारे में जान लेते हैं। इसके बारे में ज़्यादा जानने वाली बात है नहीं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। दंडकारण्य पठार के बारे में क्या जान सकते हैं आप। पहली बात तो ये कि जिसका अधिकतम भाग जो है आपका छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है, अधिकतम मुख्यतः ये आपके कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये मुख्यतः आपको इसमें मिलेगा। उसके अलावा ये आपका जैसे महाराष्ट्र में भी इसका कुछ पार्ट है, इसका एमपी में कुछ पार्ट है, झारखंड में भी कुछ पार्ट है और उड़ीसा में भी कुछ पार्ट है। तो इसके अलावा ये भी है, लेकिन मुख्यतः आपको ज़्यादातर कहाँ मिलेगा, तो छत्तीसगढ़ में भी आपको ये मिलेगा। इसके साथ ही इस पठार को, दंडकारण्य पठार को अगर उड़ीसा में देखा जाए तो उड़ीसा में किस नाम से जानते हैं, तो उड़ीसा में इसको कालाहांडी पठार भी बोलते हैं। तो उड़ीसा में इसका क्या नाम है, कालाहांडी पठार। ये आपको ध्यान रखना है कि इसको ये है कालाहांडी पठार भी बोला जाता है उड़ीसा में। इसके साथ यहाँ पे क्या है कि यहाँ सघन वन जो होते हैं वो पाए जाते हैं दंडकारण्य पठार में। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि एमपी के बाद जो परसेंटेज में है वो आपका छत्तीसगढ़ है। वैसे तो अरुणाचल प्रदेश दूसरे पे आता है, लेकिन अगर उसको छोड़ दें नॉर्थ ईस्ट वाले को, तो एमपी के बाद छत्तीसगढ़ जो आपका है तो वो जो है परसेंटेज के उसके एरिया के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो है छत्तीसगढ़ में वन पाए जाते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो दंडकारण्य पठार जो मुख्यतः छत्तीसगढ़ में है वो इसलिए है कि वहाँ पर सघन वन पाए जाते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे जो रिवर हैं, जो आपकी नदियाँ हैं वो कौन सी हैं, वो आप जान लीजिए, जो आपके लिए जानने वाली है। तो मेन रिवर यहाँ पे जो बहती है वो आपकी इंद्रावती नहर है। कौन सी है, इंद्रावती नहर जो आपकी वो है फेमस है। सॉरी, इंद्रावती नदी, नहर नहीं, इंद्रावती नदी जो आपकी है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब इसी इंद्रावती नदी पे जो आपको पता है कि आपका क्या है, एक जलप्रपात है जिसको भारत का नियाग्रा बोलते हैं। तो इसमें कौन सा जो आपका जलप्रपात है, तो चित्रकूट जो आपका जलप्रपात है, चित्रकूट जलप्रपात ये किस पे है, तो इंद्रावती नदी पर ही है। और इसी को क्या बोलते हैं, इसको भारत का नियाग्रा बोलते हैं। भारत का नियाग्रा बोलते हैं। नियाग्रा आपको पता ही, अमेरिका में जो नियाग्रा फॉल है इसके बेस पे इसको नियाग्रा बोला जाता है कि ये भारत का नियाग्रा है। इसके अलावा इसमें एक और आप जान लीजिए बात, आपके लिए क्या जान सकते हैं कि इस पठार को, जो आपका दंडकारण्य पठार है, इसको छत्तीसगढ़ में बस्तर का पठार बोलते हैं। इसको छत्तीसगढ़ में बस्तर का पठार बोलते हैं। उड़ीसा में आपका कालाहांडी पठार बोलते हैं और इधर आपका छत्तीसगढ़ में इसको बस्तर का पठार कहा जाता है। जहाँ से क्या है कि बस्तर के पठार से हमें क्या देखने को मिलता है कि टिन धातु की जो है, टिन धातु प्राप्त होती है। टिन धातु प्राप्त होती है, ये आपको ध्यान रखना है कि टिन धातु जो है आपके कहाँ से प्राप्त होती है, तो वह आपके बस्तर के पठार से प्राप्त होती है। इसमें ये वाली बातें जानने वाली हैं। तो इतना जो है आपके दंडकारण्य पठार को लेके आपको जानकारी रखनी है। अब हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें, जो हमारी मध्यवर्ती उच्च भूमि में, वो आपका है छोटा नागपुर का पठार। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें और चीज़ें मुख्य आपको ध्यान रखनी है, याद रखनी है, उसको हम अच्छे से समझेंगे। तो आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है छोटा नागपुर का पठार, ये इसको जान लीजिए आप, अच्छे से जानना।
इसको हम समझेंगे। पहली बात मैं इसमें बता दूं आपको कि ये मुख्यतः झारखंड में आपको देखने को मिलेगा, झारखंड में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा भी इसका विभाजन है, लेकिन अब अधिकतर इसका एरिया जो है वो आपको झारखंड में देखने को मिलेगा। ये क्या है, इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट बात है कि ये है क्या जाना जाता है, यानी छोटा नागपुर के पठार को हम रूर प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। अब रूर प्रदेश क्या है, तो जर्मनी में भी एक रूर प्रदेश है, उसी के नाम पे, जर्मनी के जो है रूर प्रदेश के नाम पे इसको भारत का रूर प्रदेश बोला जाता है। रूर प्रदेश भारत का, यानी यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं आप, भारत का रूर प्रदेश भी कहते हैं, भारत का रूर प्रदेश भी कहते हैं। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिए कि भारत का रूर प्रदेश भी इसको कहते हैं। इसमें ये बातें जानने वाली हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, इससे एक नदी बहती है, दामोदर नदी। तो दामोदर नदी का क्या रोल है इसमें, दामोदर नदी इसे क्या करती है, इसे 2 भागों में विभाजित करती है, इसे दो भागों में विभाजित करती है। अब समझ रहे होंगे आप, आपको लग रहा होगा कि पता नहीं क्या बात, तो मैं आपको मैप बना के बताता हूँ कि किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। जैसे कि जैसे मान लीजिए ये आपका कौन सा है, ये आपका छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर का पठार, ऐसे करके आप जो है समझिए इस तरीके से, ये आपका छोटा नागपुर का पठार हो जाता है। यहाँ पे मैं आपके लिए जो बता दूं कि यहाँ पे पारसनाथ की पहाड़ियाँ जो मैंने चर्चा की थी, यहाँ पे पारसनाथ की पहाड़ियाँ हैं, पारसनाथ की पहाड़ियाँ यहाँ हैं। इसके अलावा राजमहल की पहाड़ियाँ यहाँ हैं। ये आपकी कौन सी हैं, तो ये आपकी हैं राजमहल पहाड़ियाँ। और ये आपकी कौन सी हैं, तो ये आपकी पारसनाथ पहाड़ियाँ हैं। ये पारसनाथ की पहाड़ियाँ हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये 1365 मीटर ऊंची है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, 1365 मीटर की ऊंचाई में है ये। और ये किस लिए फेमस है, ये किस लिए फेमस है, तो ये आपके फेमस है, जो आपके मैंने बताया था कि 23वें जैन तीर्थंकर थे, उनके लिए जाना जाता है। दूसरी बात आपको मैं बता दूं कि इस पारसनाथ को यहाँ के लोग जो हैं वो संथाल जनजाति जो है वो किस नाम से जानती है, तो इसको जो है मारांग बुरू नाम से जानती है। यानी इस पारसनाथ पहाड़ी को किस नाम से जानती है, संथाल जनजाति उसे बुलाती है मारांग बुरू के नाम से। और संथाल जनजाति में नाम क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारी वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो संथाल जनजाति की हैं, लेकिन वो किस राज्य की हैं, तो वो उड़ीसा की हैं। क्योंकि संथाल जनजाति उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन कई सारी जगह पर रहती हैं, तो इसलिए ये आपके लिए जानने वाली बात है कि पारसनाथ चोटी को किस नाम से वो जानते हैं, तो ये आपके मारांग बुरू नाम से जानते हैं। अब इसमें कौन सी और चीज़ें जानने वाली हैं, तो मैं आपके लिए ये एक और, इसको बोलते हैं आपका, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपका रांची का पठार। तो ये आपका हो गया रांची का पठार। यही आपका रांची का पठार जो है, यहीं से आपकी स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। तो यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, तो यहीं से आपकी स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। तो ये आपकी स्वर्ण रेखा नदी, तो स्वर्ण रेखा नदी आपकी निकलती है यहीं से, रांची के पठार से। इसके अलावा यहीं से एक नदी और निकलती है जिसको हम बात कर रहे थे, दामोदर नदी। तो दामोदर नदी इधर से जाती है, ये दामोदर नदी आपकी इधर बहती है। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि रांची के पठार से इधर निकलती है। अब मैं एक और चीज़ बता दूं कि यहाँ पे इसके जो रांची के पठार के वेस्ट में यहाँ पे एक स्थल भूमि है, ये पाटलैंड है, इसको बोलते हैं पाटलैंड या पाट अंचल बोलते हैं। तो ये क्या है, ये झारखंड में ही पाट भूमि है, पाट भूमि, इसको पाट अंचल भी बोलते हैं। अब ये क्या चीज़ होती है, ये एक ऐसी जो उत्थित भूमि होती है, ये मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसी उत्थित भूमि होती है जो द्वीप के जैसी होती है, मतलब उठे हुए रूप में होती है, एक तरह से आपका द्वीप आकृति में होती है। तो ऐसी भूमि उत्थित भूमि होती है। कैसी उत्थित भूमि होती है, या उत्थित भूखंड है ये, या द्वीपीय आकार का है। कैसा आकार का है, द्वीपीय आकार का है। तो ये आपको जानना है कि उत्थित भूमि जिसको हम पाटलैंड बोल रहे हैं। अभी क्वेश्चन में पिछले समय पूछा गया था कि पाटलैंड किसको है बोला जाता है या किस राज्य में है, तो आपको बताना है कि ये रांची के पठार के वेस्ट में है और ये झारखंड में है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि इसके वेस्ट में एक और चीज़ आपके लिए जानने वाली बात है कि पाट भूमि होगी, इधर जो है आपका ये जो एरिया है पूरा, ये जो एरिया है इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं आपका रामगढ़, इसको बोलते हैं रामगढ़ या
सारंद, इसको रामगढ़ या सारंद वन क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं सारंद का या रामगढ़ का वन क्षेत्र बोलते हैं। तो ये चीज़ें आपको जानने वाली बात है। ये आपको मैं बता दूं, यहाँ पे एक पीक है पारसनाथ की, ये पारसनाथ की पहाड़ियाँ थी, पारसनाथ पीक्स जो चोटी है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये एक तरीके से आपके लिए जानने वाली बात है कि पारसनाथ चोटी वो आपके यहाँ पे है। पारसनाथ चोटी जो है आपकी ये है, पारसनाथ पहाड़ियाँ अलग है। तो पारसनाथ चोटी भी आपकी ये है, और ये कितनी ऊंचाई की है, 1365। और पारसनाथ पहाड़ियाँ या पारसनाथ चोटी को ये क्या नाम से जानते हैं, तो मारांग बुरु, ये आप ध्यान रखिए। अब हम आगे बात करेंगे इसमें कि इसकी जो दक्षिण में कुछ पहाड़ियाँ हैं इसको किस नाम से जानते हैं। तो इसके दक्षिण में जो पहाड़ियाँ हैं उसको भी जान लीजिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जानने के लिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गड़जात हिल्स, इनको बोलते हैं गड़जात हिल्स। और ये किस राज्य में है, तो ये आपके उड़ीसा राज्य में है, ये आपके उड़ीसा राज्य में। अब मैंने जो आपको नदी बताई है, ये मैंने आपको नदी बताई है, इसके बारे में आप कुछ चीज़ें जान लीजिए। कि पहली बात इसके बारे में है कि ये दामोदर नदी है, जिसके पास एक क्षेत्र मिला था रानीगंज, जो पश्चिम बंगाल में है। ये आपका रानीगंज है, रानीगंज क्षेत्र है। और ये कहाँ पे मैंने बता रहा हूँ, वेस्ट बंगाल में है। इसी रानीगंज में सबसे पहली बार क्या हुआ, मैंने आपको बताया था कि रानीगंज में ही पहली बार कोयला की प्राप्ति हुई थी। कोयला प्राप्ति कहाँ से हुई थी, तो आपके इसी रानीगंज से हुई थी। तो ये आपके लिए जानने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात आपके लिए जानने वाली है, तो ये किस टाइप का पहाड़ है, तो गोंडवाना है। तो मैंने आपको पहले ही शायद बता दिया है, और नहीं तो यहाँ समझ लीजिए कि यहाँ पे गोंडवाना चट्टानें भी पाई जाती हैं। तो ये जो एरिया है गोंडवाना चट्टानें यहाँ है, और ये जो कोयले की प्राप्ति हुई तो ये गोंडवाना चट्टानों के एरिया में ही इसकी प्राप्ति हुई थी। तो ये आपको जानना चाहिए। अब राजमहल पहाड़ियाँ हैं, जो मैंने उस टाइम आपको बताया था कि ये क्रिटेशियस टाइप की चट्टान है, वो आप खुद भी लिख सकते हैं कि ये कैसा है, क्रिटेशियस चट्टान है। तो ये क्रिटेशियस चट्टान है, वो आप लिख लीजिएगा। तो इतनी सारी बातें हैं जो इसके बारे में है। अब मैंने आपको बताया कि दामोदर नदी जो है वो इसको जो है छोटा नागपुर का पठार है उसको 2 भागों में विभाजित करती है। तो मैं आपको बता दूं कि 2 भागों में विभाजित करती है। तो ऊपरी भाग को हम क्या बोलते हैं, हजारीबाग का पठार बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हजारीबाग का पठार। ये हो गया हजारीबाग का पठार। और दक्षिण का जो पार्ट है आपका उसको हम बोलते हैं सिंहभूमि का पठार, सिंहभूमि का पठार। तो जो आपकी दामोदर नदी थी उसने 2 भागों में इसे विभाजित किया था, और उत्तर के पार्ट को हम हजारीबाग का पठार बोल रहे हैं, और दक्षिण के पार्ट को क्या बोले हैं, सिंहभूमि का पठार बोलते हैं। अब मैं आपको बता दूं, जो इसमें और 1-2 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो दामोदर नदी को लेके हो जाता है। तो दामोदर नदी को लेके क्या क्या और इम्पोर्टेंट आपके लिए पॉइंट हो सकते हैं वो जान लीजिए। पहली बात तो इसको भारत की राइन नदी भी बोलते हैं, भारत की राइन, जो कि जर्मनी में है, आपको पता है राइन नदी, तो भारत की राइन भी बोला जाता है। इसके अलावा इसे कोयला नदी भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको कोयला नदी भी बोला जाता है, भी कहा जाता है। तो ये 2 बातें आपको जाननी चाहिए कि इसको जो दामोदर नदी है उसको क्या क्या बोला जाता है। तो मैंने आपको ये चीज़ें बता दी। तो दोस्तों आज की वीडियो में जो है आज इतना ही है, क्योंकि आज हमारा पूरा दक्षिण का भाग खत्म हो गया है। दक्षिण पूर्वी पठार, पश्चिमी पठार, मध्य का पार्ट, ये सारी चीज़ें हमने कर ली हैं। नदियों छोड़ के, नदियाँ मैं आपको स्पेशली सारी एक साथ करवाऊँगा, तो इसीलिए आप उसकी चिंता ना करें, वो भी किसी एक क्लास में आएंगी। 1-2 क्लास में हम पूरी नदियाँ करेंगे। तब तक आपने बाकी सारा कर लिया है इसमें। कल जो हमारा टॉपिक रहेगा कल की क्लास में या आगे की क्लास में, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका जो बचा हुआ है अभी, वो तटीय मैदान है। तो तटीय मैदानी प्रदेश हम करेंगे कल। तटीय मैदानी प्रदेश के बारे में जानेंगे और सारे तट के बारे में समझेंगे कि वो कैसे कैसे बने, उनमें क्या क्या जानने वाली बातें हैं आपके लिए, वो सारी बातें जानने वाले हैं। चाहे वो मालाबार का पठार हो, चाहे वो कोरोमंडल का पठार हो, चाहे वो कनेरा का पठार हो, तो वो सब हम कल जानने वाले हैं, वो सारी बातें जानेंगे। इसके अलावा हम पूर्वी पश्चिमी सारे तटीय मैदान के बारे में भी जानेंगे। पूर्वी तटीय मैदान भी कौन से हैं उन सब के बारे में हम कल जानने वाले हैं। तो अच्छे से आप इसका रिवीजन करिए, फिर कल के लिए तैयार रहिए। तो कल हम आपको कोशिश करेंगे कि ये बता दें तटीय मैदान सारे, और हो सकता है तो आपको हम थार मरुस्थल के बारे में भी चीज़ें बताएंगे। तो कल मिलते हैं फिर कल की वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कर लिया है तो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, और लाइक कर लीजिए। आपके ही सपोर्ट से हम लोग आगे मोटिवेट होते रहते हैं। तो तब तक के लिए किसी और वीडियो में मिलते हैं आगे की क्लास में। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।